हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका पुनः एक बार समाधान स्टडी चैनल में। साथियों, पल पल की अपडेट देने के लिए समाधान स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले और सबसे तेज समाधान स्टडी लाता है। तो साथियों, बिल्कुल हम आज कवर अप करेंगे आपकी फिजिक्स की क्लास। तो साथियों, मैं सभी स्टूडेंट को चाहूंगा कि जल्दी जल्दी से जुड़ जाए और यह जो है एक लाइव सेशन का मजा लीजिए। तो साथियों, स्टार्ट करूंगा आज का सेशन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो मैं चाहूंगा साथियों कि आप लोग रेगुलरली सभी जो क्लासेस ज्वाइन करें। अभी जो है अभी फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है साथियों, 18 तारीख हो चुकी है। तो आप सभी जो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म अभी नहीं डाला है तो वह एक बार फॉर्म डाल लीजिएगा। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग साथियों आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो आपको सभी जो है क्वेश्चन को अटेंड करना है और रेगुलरली सभी क्वेश्चनों को ज्वाइन करना है और फिर देखना है साथियों आपको एग्जाम हॉल में कैसे नंबर आते हैं और अच्छी साथियों आप अच्छे रैंक लेके साथियों अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लोगे और साथियों आप लोग जो है एग्जाम भी क्वालिफाई करोगे इसी बेस पर, इसी क्वेश्चनों के बेस पर। तो साथियों, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आज का मैं सेशन आज साथियों स्टार्ट करूंगा। चलिए क्वेश्चन के और बढ़ते हुए मैं क्वेश्चन बता दूं आपको। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है। अगर एक ये साथियों जो है यूनिट 4 है, क्या है साथियों, यूनिट 4 है। यह अभी 3 तो हमने कंप्लीट कर चुकी थी पहले, अब 4 की ओर बढ़ते हुए 4th यूनिट है। अगर एक आलू को कागज की सफेद बिनी छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रखा दिया जाता जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। वह इस कारण है कि, मतलब साथियों आपको उस कारण का पता लगाना है। चलिए मैं कारण बता दूं आपको। आलू में से सूक्ष्म तरंगे निकलती जाती है जबकि कागज सूक्ष्म तरंगों में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल रॉन्ग साथियों। चलिए, आलू मुख्यतः स्टार्च का बना होता है जबकि कागज मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। बिल्कुल साथियों गलत है यह भी। आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता। बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। क्या होता है, आलू में पानी होता है और कागज में पानी नहीं होता। यह जो है कथन की पूर्णतः पुष्टि करता है। चलिए बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजा आएगा साथियों आपको सभी क्वेश्चनों को ज्वाइन करना है और सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, घर्षण के कारण या फिर प्रतिस्थापन के कारण? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको यह क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, हम बार बार बोलते हैं आपको। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ताप के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति में परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों बिल्कुल सही कमेंट्स आपके। तो इसका राइट आंसर होगा वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टेप रिकॉर्डर तथा अन्य ध्वनि यंत्रों पर अंकित पद डाल्बी तथा डाल्बी सी किसी निर्दिष्ट करता है? आयाम मॉड्यूलेशन तरंग, आयाम मॉड्यूलेटित तंत्र, आवृत्ति मॉड्यूलित तंत्र, रव हास्य परिपथ, दोनों डीसी तथा एसी शक्ति प्रयोग में लाई जाती है। तो साथियों इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सभी लोग कमेंट्स करें, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको। बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल बेहतर कमेंट्स कर रहे हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा रव हास्य परिपथ। क्या होगा? रव हास्य परिपथ इसका राइट आंसर होगा। साथियों आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो देखने मिलेंगे, कुछ कंफ्यूजन वाले रहेंगे और कुछ अच्छे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर से मैं कथन निष्कर्ष, यह क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो चलिए मैं इसको बता दूं आपको, थोड़ा छोटा कर दूं। चलिए, समुद्र तल से निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायु की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रही वायुयान की चाल अधिक होती है। मतलब वायुयान की चाल अधिक होती है। कारण है उसका साथियों, ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। अब आपके सामने कुट दिया है, उसमें से आपको बताना है कि दोनों सही है, एक सही है।
या फिर एक सही एक गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका राइट आंसर है ए, पहला गलत और दूसरा सही। तो सही कौन सा है साथियों? सही है आर। ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव। बिल्कुल सही कमेंट सबके। बिल्कुल साथियों, इसी तरीके से आपको मेहनत और लगन से आपको काम करना है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन से है? चलिए अल्ट्रावायलेट। क्या होगी साथियों? अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट, इससे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ता हूं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यस्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों, या एक भी नहीं और दो भी नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल दो। क्या होगा राइट आंसर? ध्वनि यंत्रों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रस्तुत तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। स्पंद संकेत आरोपण, आयाम आरोपण, या फिर आवृत्ति आरोपण, या फिर समय विस्तार गुणांक। तो इसका राइट आंसर बता दूं आपको, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों आवृत्ति आरोपण। क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आरोपण। चलिए दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? नाड़ी संकेत मॉड्यूलन, या फिर आयाम मॉड्यूलन, या फिर आवृत्ति मॉड्यूलन, या फिर समय विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, सभी साथियों से कमेंट चाहूंगा मैं। तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति मॉड्यूलन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल साथियों, रेगुलरली आपके लिए क्लासेस हम लोग लाते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। नए स्टूडेंट जैसे जैसे हमसे जुड़ते हैं साथियों, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है नोटिफिकेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको जो एग्जाम की डेट जो है नोटिफिकेशन की डेट बढ़ चुकी है। आप लोग आज भी फॉर्म डाल सकते हैं, तो 18 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अवरक्त। क्या होगा? अवरक्त इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल मजा आएगा साथियों, आप लोग बने रहिए, अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में किया जाता है? पराबैंगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी अवरक्त। चलिए मजा आएगा, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा साथियों आपको। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगे। आप लोग साथियों घर में भी रेडियो तरंगे का यूज करते हैं, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है 85 डेसिबल, 45 डेसिबल, 125 डेसिबल, 155 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर तो बिल्कुल इजी है साथियों 85 डेसिबल। क्या होगा? 85 डेसिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 डेसिबल। क्या होगा? 80 डेसिबल वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 डेसिबल की। कितनी होगी? लगभग 10 डेसिबल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। बिल्कुल साथियों मजा जरूर आएगा, अंत तक बने रहिएगा।
चलिए 100 डेसिबल की आवाज की, यह थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है हमसे, यहाँ पर थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो चुका है। चलिए डेसिबल की आवाज नॉइस की, यह लगभग का स्तर संगत होगी सामान्य। तो इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, यंत्र कारखानों के शोर से, यंत्र कारखानों के शोर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। साथियों मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है और हमारे पास साथियों क्वेश्चन बहुत से है, जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा 2000 प्लस क्वेश्चन आपको करवाना है, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चन भी कवर अप हो जाए और आपको इस जो हमारे पास जो पीडीएफ रखा हुआ है तो उसके बाहर क्वेश्चन ना आए। इसलिए साथियों हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवा दें। चलिए किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, रेडियो तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? रेडियो तरंगों का। इसके पहले भी मैंने बता चुका हूं आपको कि घर में ही रेडियो तरंगे का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व होता है, पुरुषों की तुलना में मामूली कम होता है, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में बहुत कम होता है, उतना ही होता है जितना कि पुरुष की आवाज के बराबर आवाज का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा पुरुष की तुलना में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जाता है। मतलब साथियों उन दोनों में, बांसुरी और सितार में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको बताना है। तारत्व और प्रबलता, तारत्व प्रबलता और ध्वनि गुणता, केवल ध्वनि गुणता, केवल प्रबलता। तो सभी बिल्कुल आंसर करेंगे बच्चे लोग, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों ने किया है केवल ध्वनि गुणता। इसमें डिफरेंस क्या होता है? केवल ध्वनि गुणता का डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? समतल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर। तो मैं आपको कुछ बता दूं, सबसे पहली जो निचली परत होती है साथियों, मैंने एक वीडियो भी बनाया हूं आपके लिए, वो भी आप लोग देखिएगा। इस तरीके से साथियों परत होती है। तो सबसे पहले होता है साथियों क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद होता है साथियों या मध्य मंडल, फिर साथियों आयन मंडल। इस तरीके से साथियों इन्हें बहिर्मंडल, सबसे ऊपर होता है बहिर्मंडल, सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल। तो साथियों यह वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है। तो इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर होगा लेजर बीम। कैसे होती है साथियों? लेजर बीम से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल, 90, 120 डेसिबल, 100 डेसिबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। आकस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर लघु लोह चुंबकीय पदार्थ होगा, लोह चुंबकीय पदार्थ होगा, दाब विद्युत चुंबकीय होगा, ताप विद्युत चुंबकीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी साथियों का आया है, बिल्कुल सभी साथियों ने किया है ऑप्शन नंबर डी, ताप विद्युत पदार्थ। क्या होगा? ताप विद्युत पदार्थ इसका राइट आंसर होगा। पराश्रव्य वे ध्वनियां है जिसकी आवृत्ति होती है, तो ये तो सबको पता ही साथियों 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति। ध्वनि तरंगे नहीं चलती, मतलब साथियों ध्वनि तरंगे द्रव में नहीं चलती, ठोस में नहीं चलती, गैस में या निर्वात में। तो साथियों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गमन करती, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने अभी मैं ध्वनि से रिलेटेड करवा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। केवल ठोस माध्यम में
चल सकती है। ध्वनि तरंगे केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, निर्वात में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है, ठोस गैस दोनों में चल सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती, तो इसका राइट आंसर तो आपको पता ही होगा कि ठोस तथा गैस दोनों में ही यह गमन करती है, मतलब यह चल सकती है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, धातु, निर्वात, द्रव या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके लिए एयर। क्या है साथियों क्वेश्चन? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो जो है द्रव में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, सॉरी साथियों यह नहीं क्वेश्चन, ये है साथियों। ध्वनि का वेग महत्तम होता है धातु में। जब तक लोहे में या क्वेश्चन आता है साथियों कि जो है ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा काय में होता है, तो काय में होता है? मेटल में होता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में भी कई बार यह देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। मैंने अभी बताया था तो आपको कि मेटल में, क्या में? मेटल में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की आवाज घटती जाती है। तो यह उदाहरण आपको बताना है जूल थॉमसन प्रभाव का, रमन प्रभाव का, कंपटन प्रभाव का या फिर डॉपलर प्रभाव का। तो यह कैसे होता है साथियों? डॉपलर प्रभाव के कारण यह होता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं सोनार, जैसे कि साउंड नेविगेशन जो है, यह इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन सिस्टम है साथियों। जो साथियों जो है समुद्र में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे। क्या होगा? पराश्रव्य तरंगे इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कॉस्मिक किरणें होती है, आपको बताना है अनावेशित कण, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आवेशित कण। क्या होगा इसका राइट आंसर? आवेशित कण। चलिए साथियों हम इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ये वाले क्वेश्चन हम लोग कल कवर अप करेंगे, क्योंकि साथियों आपको ज्यादा भी हम लोग क्वेश्चन बता नहीं सकते। अभी आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग पर भी ज्यादा लोड जाएगा अगर हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। हम साथियों बेसिक से पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। तो आप जो है सभी लोग ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार क्लासेस को देख लीजिए, तो आपका जो है साथियों डाउट भी क्लियर होगा और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपको यह मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, आप लोग इसे मुझे कमेंट्स करना है और कमेंट्स करके बताना है। ये इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल, 90 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर ये तो मैंने अभी बता दिया साथियों 60 डेसिबल। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 डेसिबल। इसके बाद मैं आपको यह होमवर्क के रूप में दूंगा। चलिए यह आपका होमवर्क है साथियों। क्या है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बने होते हैं, वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं। साथियों आपके लिए होमवर्क है, जितने स्टूडेंट अभी जो है क्लासेस को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। तो साथियों जो नए स्टूडेंट है बार बार बोलते हैं कि आप लोग जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने भाई बहन को ही क्लासेस को शेयर कीजिए, ताकि साथियों उनका भी भविष्य सुनहरा हो जाए और आपका सुनहरा तो होगा ही, क्योंकि आप लोग समाधान स्टडी वाले स्टूडेंट हैं। तो साथियों इसी के साथ मैं आज का यह सेशन समाप्त करूंगा। मिलूंगा लेटेस्ट अपडेट और अच्छी जो है जीके की भी क्लासेस लेके। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।